क्या एक विधवा औरत अपने मन की प्यास बुझाने के लिए अपने किराएदार से संबंध बना सकती है? क्या एक विधवा औरत सच में ऐसा कर सकती है या फिर यह सब झूठ है? जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर फैली थी। ट्रेनों की आवाजें, कुलियों की पुकार और यात्रियों की भीड़ के बीच एक जवान लड़का उतरता है। अरविंद मिश्रा सरकारी नौकरी में नया लगा हुआ पर तबादले की यह पहली चिट्ठी उसके लिए किसी अजनबी दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। सूटकेस एक हाथ में, फाइलों से भरा बैग दूसरे में। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में वह जज्बा भी था जो किसी ईमानदार इंसान की पहचान होती है। अरविंद का तबादला लखनऊ से दिल्ली हुआ था, एक ऐसा शहर जिसके बारे में उसने सिर्फ नाम सुना था। ना कोई अपना, ना कोई जान पहचान। उसे सिर्फ एक काम मिला था, ड्यूटी पर पहुंचना और ठिकाना ढूंढना। दोपहर तक अरविंद कई मोहल्लों में घूम चुका था। कुछ जगह किराया ज्यादा था, कुछ जगह लोग उसे अकेला लड़का सुनकर ही मना कर देते। साहब, आजकल अकेले लड़के को कौन रखता है, मकान मालिक कहकर दरवाजा बंद कर देते। अरविंद का चेहरा उतर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम के करीब 5 बजे वह एक पुराने से मोहल्ले रामनगर कॉलोनी की पतली गली में पहुंचा। गली के आखिर में एक 2 मंजिला मकान था जिसके बाहर नीले रंग का बोर्ड लगा था, कमरा किराए पर उपलब्ध। उसने घंटी बजाई। दरवाजा एक महिला ने खोला। उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। सादा सूती साड़ी, माथे पर हल्की बिंदी और चेहरे पर थकान भरी गंभीरता। जी, मुझे कमरा चाहिए किराए पर, अरविंद ने धीरे से कहा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, आप अकेले रहेंगे? जी हाँ, सरकारी नौकरी है, यहाँ तबादला हुआ है। महिला ने कुछ देर सोचा, फिर दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर आइए। वह विधवा महिला। अरविंद ने कमरे के भीतर कदम रखा। दीवारों पर बच्चों की किताबें और कुछ पुरानी फोटो टंगी थी। एक कोने में छोटा सा मंदिर और उसके पास एक बच्चा होमवर्क कर रहा था। महिला बोली, मैं सुभानी वर्मा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। पति 2 साल पहले नहीं रहे। अरविंद चुप रह गया। उसकी नजर उस बच्चे पर गई, शायद 8-9 साल का होगा। वह धीरे से बोला, मुझे अफसोस है आपकी तकलीफ का। सुभानी ने हल्की मुस्कान दी। अब आदत हो गई है साहब, जिंदगी चलती रहती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अरविंद ने पूछा, क्या कमरा दिखा देंगी? वह उसे ऊपर ले गई। एक छोटा सा कमरा, साफ सुथरा, बालकनी से सूरज की रोशनी आती हुई। किराया 4000, बिजली पानी अलग। मंजूर है, अरविंद ने तुरंत कहा। सुभानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक बात, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गेस्ट नहीं। मेरे बच्चे हैं, आप चिंता ना करें। मैं बस अपने काम और किताबों में रहता हूँ। वह पहली बार मुस्कुराई, बहुत हल्की पर सच्ची मुस्कान। पहली रात अरविंद ने शाम को अपना सामान जमाया। कमरे की खिड़की से नीचे आंगन दिखता था, जहां सुभानी के बच्चे खेल रहे थे। अवधि 12 साल और आयुष 9 साल। रात के खाने की महक ऊपर तक आ रही थी। सुभानी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाना नीचे बन गया है, अकेले खाओगे या नीचे आओगे? अरविंद सुभानी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाना नीचे बन गया चला है। गया। अब ना खाओगे या नीचे आओगे? टेबल पर 4 थालियां रखी थी। बच्चे पहले तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे। आपका नाम क्या है अंकल?
अरविंद, आप पुलिस में हो? नहीं, जल विभाग में। सब हंस पड़े। सुभानी भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई। एक अजानेपन में अपनापन दिन बीतने लगे। सुबह अरविंद दफ्तर चला जाता। शाम को लौटकर बच्चों के साथ बातें कर लेता। कभी कभी वह अवधि के मैथ्स के सवाल सुलझा देता। कभी आयुष को क्रिकेट खेलने ले जाता। सुभानी सब देखती रहती चुपचाप, लेकिन भीतर से उसे एक राहत महसूस होती। घर में किसी मर्द की मौजूदगी के बाद पहली बार दीवारों पर फिर से हंसी गूंजने लगी थी। लेकिन अरविंद हमेशा एक दूरी बनाए रखता। उसे पता था कि इस घर की दीवारों के पीछे बहुत दर्द छुपा है। सुभानी का अकेलापन। एक रात बिजली चली गई। घर में सन्नाटा था। अरविंद ने टॉर्च लेकर नीचे जाकर इन्वर्टर ठीक किया। जब लौटा देखा सुभानी बालकनी में खड़ी थी। आसमान की तरफ देख रही थी। वह बोला, अंधेरे से डर लगता है। वह मुस्कुराई। डर नहीं लगता, बस कभी कभी सब कुछ बहुत खाली लगता है। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर बहुत कुछ महसूस किया। अगली सुबह बच्चों ने शरारत में कहा, मम्मी, अरविंद अंकल ने तो पंखा भी ठीक कर दिया। अब तो यह हमारे सुपरमैन है। सुभानी ने बस मुस्कुरा दिया। अरविंद भी हंस पड़ा, पर उसके दिल में कुछ हल्का सा हिल गया। उसे महसूस हुआ यह घर अब पराया नहीं रहा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अरविंद अपने कमरे में बैठा फाइलें देख रहा था। नीचे से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। वह वही दो आवाजें थी जिनसे अब उसे अपनापन महसूस होता था। अवधि और आयुष अब उसके दिन का हिस्सा बन चुके थे। कभी स्कूल की कॉपी लेकर भागते हुए उसके कमरे में आ जाते। अंकल, या मैथ्स का सवाल समझाइए ना। कभी नीचे आंगन में क्रिकेट खेलते हुए चिल्लाते। अरविंद, अंकल, बॉल ऊपर चली गई। सुभानी पहले तो थोड़ा झिझकती थी कि कहीं वह ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे, लेकिन अरविंद के चेहरे की मुस्कान देखकर वह शांत हो जाती। धीरे धीरे सुभानी का चेहरा भी बदलने लगा था। अब उसकी आंखों में हमेशा की तरह की उदासी नहीं रहती। कभी अरविंद के ऑफिस से लौटने पर वह पानी का गिलास देती, कभी पूछ लेती, खाना खा लिया आपने या ऑफिस में ही कुछ खा लिया। इन साधारण सवालों में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो गर्माहट जो किसी रिश्ते का नाम तो नहीं लेती, लेकिन एहसास बनकर दिल के आसपास रह जाती है। एक दिन अवधि स्कूल से रोती हुई आई। उसकी सहेली ने कहा था, तुम्हारे घर में अजनबी आदमी रहता है। सुभानी बहुत घबरा गई। उसे डर लगा कि अब मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। वह अरविंद के पास गई और बोली, मुझे लगता है आपको दूसरा कमरा देख लेना चाहिए। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, पर लोग बातों का जहर उगलते हैं। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। सुभानी जी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, आप चाहे तो मैं आज ही चला जाऊं। सुभानी के दिल में कुछ चुभ गया। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस बोली, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस थोड़ी सावधानी रखिए। अरविंद मुस्कुरा दिया, पर उस मुस्कान में थोड़ा दर्द था। जुलाई की शुरुआत थी। बादल छा गए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। अरविंद बालकनी में खड़ा था। तभी नीचे से आवाज आई, अरविंद जी। छत पर कपड़े सुखाने थे। बारिश शुरू हो गई। वह भागता हुआ ऊपर पहुंचा और कपड़े समेटने लगा। अचानक बिजली कड़की, तेज चकाचौंध भरी।
सुभानी डरकर उसकी ओर लपकी। उसका हाथ अनजाने में अरविंद की बाह को छू गया। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रह गए, सिर्फ बारिश की आवाज और उनके धड़कते दिल। सुभानी ने हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, मैं बस डर गई थी। अरविंद ने बात पूरी की और हल्के से मुस्कुरा दिया। नीचे उतरते हुए सुभानी को महसूस हुआ वह मुस्कान उसके दिल में रह गई है। दिन गुजरते रहे। अरविंद अब बच्चों को स्कूल छोड़ आता था। शाम को लौटते हुए कभी दूध कभी सब्जियां ले आता। सुभानी शुरू में मना करती, आप मेहमान हैं, यह सब रहने दीजिए। पर अरविंद कह देता, मैं किराएदार नहीं, घर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसकी सच्चाई में कोई बनावट नहीं थी और यही बात सुभानी के दिल को धीरे धीरे पिघलाने लगी। ठीक भी कभी रात में जब वह अकेली बैठी होती तो सोचती, क्या सच में जिंदगी में दूसरा रंग भी आ सकता है? फिर खुद को रोक लेती, नहीं सुभानी, यह सिर्फ एक किराएदार है और कुछ नहीं। लेकिन मन की बात मन कब मानता है? एक दिन सुभानी को तेज बुखार हो गया। बच्चे घबरा गए। अवधि ने ऊपर जाकर अरविंद को बताया। अरविंद तुरंत नीचे आया, दवा लाया और सारी रात वहीं बैठा रहा। सुभानी की आंखें आधी बंद थी, लेकिन उसने महसूस किया कोई उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रहा है। धीरे धीरे नींद में जाते हुए उसने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ, अरविंद ने धीरे से जवाब दिया। कुछ लोग ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे होते हैं। आपको भी अब आराम चाहिए। सुभानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आप भी बहुत कुछ छिपाते हैं। अरविंद चुप रहा। उसकी आंखों में अपने अतीत की झलक थी। वो रिश्ता जो कभी टूटा था और जिसकी वजह से वो आज भी अकेला था। सुबह सुभानी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। अरविंद ऑफिस नहीं गया। बच्चों ने पहली बार उसे अरविंद अंकल की जगह अरविंद भैया कहा। घर में जैसे कोई नई सुबह आ गई थी। हर चीज हल्की सी मुस्कान लिए चमक रही थी। शाम को सुभानी ने धीरे से कहा, कल रात आपने बहुत मदद की। शुक्रिया, अरविंद बोला। कभी कभी मदद नहीं, बस किसी का साथ काफी होता है। उसने उसकी ओर देखा। उस नजरों में ना कोई चाह थी, ना कोई इरादा, बस एक अपनापन था। उस पल सुभानी को लगा उसका घर जो 5 साल से खाली था, वह अब फिर से घर बन रहा है। रात का वक्त था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बच्चे सो चुके थे। सुभानी बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप और सामने आसमान। अरविंद ने नीचे से आवाज लगाई, बारिश में चाय का स्वाद और बढ़ जाता है, नहीं? वो मुस्कुराई, हाँ, बस कोई अपना साथ हो तो हर मौसम अच्छा लगता है। अरविंद ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी मुस्कान को देखा। वो मुस्कान जो अब उसके दिन की आदत बन चुकी थी। दूर आसमान में बिजली चमकी और हवा में बारिश की महक थी। रिश्तों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। घर के बाहर गुलमोहर का पेड़ झुक चुका था और हवा में एक भीगी सी खुशबू थी। अगली सुबह करो अपने ऑफिस चला गया और सुभानी भी अपने घर का काम खत्म करके बाजार सामान लेने चली गई। तभी एक पड़ोसी कमला देवी ने सुभानी को बाजार में रोक लिया। अरे बहू जी, वह जो जवान लड़का आपके घर में रहता है बहुत काम करता दिखता है। सुभानी ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ, किराएदार हैं, अच्छे इंसान हैं। कमला देवी के चेहरे पर व्यंग था। हाँ हाँ, अच्छे तो दिखते, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? वो भी एक विधवा और एक जवान मर्द एक ही छत के नीचे। सुभानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना जवाब दिए सामान उठाया और घर लौट आई।
रास्ते भर वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। दुनिया क्या कहेगी? उस रात सुभानी ने अरविंद से ज्यादा बात नहीं की। वो बस खाना रखकर चली गई। अरविंद ने महसूस किया कुछ तो बदल गया है। वो वही सुभानी नहीं रही जो हर बात पर मुस्कुराती थी। अगले दिन बच्चों ने भी बताया कि मम्मी बहुत चुप है। शाम को अरविंद नीचे गया, बोला सब ठीक है। हाँ, उसने झूठ बोला, पक्का पक्का। लेकिन झूठ की भी अपनी आवाज होती है और अरविंद ने वो सुन ली थी। तीसरे दिन मौसम बिगड़ गया। रात के 8 बजे बिजली चली गई। बच्चे सो चुके थे। अरविंद नीचे गया, देखा सुभानी अकेली बैठी थी। दीपक की हल्की लौ में उसका चेहरा कुछ और उदास लग रहा था। आप कुछ परेशान लग रही हैं, उसने धीरे से कहा। परेशानी नहीं, बस सोच रही हूँ कि मैं किसी का मजाक तो नहीं बन रही। क्या मतलब? मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती हूँ। अरविंद ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। आपने कुछ गलत किया है? नहीं। तो फिर डर किस बात का? डर समाज का नहीं, बच्चों का है। लोग कुछ कहेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। अरविंद ने सिर झुकाया। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उसने कहा, अगर आप चाहें मैं यहां से चला जाऊं। सुभानी की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, बस इतना बोली, कभी कभी सही इंसान भी गलत वक्त पर मिल जाता है। अरविंद ने उसकी ओर देखा और कभी कभी सही वक्त का इंतजार ही पूरी जिंदगी ले जाता है। बारिश की आवाज तेज हो गई। उनके बीच की चुप्पी अब एक रिश्ते की तरह गहरी हो चुकी थी। अगली सुबह अरविंद ने ट्रंक खोला। कपड़े, फाइलें, कुछ किताबें, सब समेटने लगा। सुभानी ऊपर आई और बोली, आप सच में जा रहे हैं? हाँ, आपके लिए शायद यही सही है। बच्चे रो पड़े। अंकल, आप क्यों जा रहे हो? हमने क्या गलती की? अरविंद बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी में रोशनी लाई है। सुभानी की आंखें नम थी पर वो रो नहीं रही थी। शायद इसलिए क्योंकि विधवाएं आंसू दिखाने से डरती हैं। अरविंद ने हाथ जोड़कर कहा, ध्यान रखना सुभानी जी। वह मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कुछ दिन बीत गए। अब घर फिर से खामोश था। बच्चे स्कूल से लौटे तो सीधे अपने कमरे में चले जाते। सुभानी हर शाम बालकनी में खड़ी होकर सड़क की ओर देखती। हर गुजरते आदमी में उसे अरविंद की परछाई दिखती। वह कभी सोचती क्या वह ठीक होगा, कभी डरती कहीं वह हमेशा के लिए चला तो नहीं गया। एक शाम बारिश हुई, वही मौसम, वही बूंदे, वही महक, और उस बारिश में उसने खुद से कहा, शायद यही प्यार है, जब कोई ना हो और फिर भी हर पल वही महसूस हो। अगले हफ्ते किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुभानी ने खोला। सामने अरविंद खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही ईमानदारी। आप? वह बस इतना ही कह पाया, माफ कीजिए, वापस आ गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस जगह नहीं रह सकता जहां आपके बच्चों की हंसी ना हो। सुभानी की आंखें छलक पड़ी। बच्चे दौड़ते हुए आए और उसके गले लग गए। अरविंद बोला, अगर लोग कुछ कहें तो कहने दीजिए। मेरी नीयत साफ है और मेरा रिश्ता सिर्फ इस घर की खुशियों से है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो बारिश जो अब किसी के लिए दुख नहीं बल्कि नई शुरुआत का इशारा थी। रात को सुभानी बालकनी में बैठी थी। अरविंद बच्चों के साथ नीचे खेल रहा था। वो मुस्कुराई, पहली बार खुले दिल से। उसने धीरे से
आसमान की ओर देखा और कहा, अगर पाप यही है कि मैंने किसी सच्चे इंसान को अपनाया तो मैं फिर वही गलती बार बार करूंगी। आसमान से बारिश की एक ठंडी बूंद उसके गाल पर गिरी और उसके साथ गिरा एक पुराना डर जिसे अब उसने हमेशा के लिए दफन कर दिया। सुबह की हल्की धूप दीवारों पर सरक रही थी। अरविंद बाहर अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन थी, शहर में नैतिकता पर बहस, युवा और विधवा के रिश्ते पर विवाद। उसने अनजाने में वह अखबार मोड़कर रख दिया, पर पता नहीं क्यों उस दिन शब्द उसके सीने पर जैसे भारी लग रहे थे। सुभानी बाहर आई, बाल खुले, साड़ी हल्की भीगी हुई थी। अरविंद, बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे? जरूर, अरविंद बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। कुछ दिन से मोहल्ले में हलचल थी। गली के नुक्कड़ पर चाय वाला कह रहा था, सुना है उस विधवा के घर वह जवान आदमी किराएदार है, दिन रात वहीं रहता है। कोई और बोला, अरे भाई, आजकल लोग शर्म हया भूल गए हैं। और धीरे धीरे शब्द जहर बनकर फैलने लगे। एक दिन अरविंद बाजार गया तो सबकी नजरों में वही था शक, हंसी और ताने। उसे लगा जैसे शहर की सड़कों ने उसकी इज्जत नाप दी हो। घर लौटा तो सुभानी बहुत चुप थी। उसने पूछा, कुछ हुआ क्या? वह बोली, लोग बोलते हैं अरविंद, और मैं बस सुनती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। अरविंद ने धीरे से कहा, अगर मेरे रहने से आपको परेशानी है, मैं चला जाता हूँ। सुभानी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, नहीं, तुम जाओगे तो यह घर फिर से खाली हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था, समाज का, रिश्तेदारों का और उन शब्दों का जो हर रोज चुभने लगे थे। एक हफ्ते बाद उसके ससुराल के रिश्तेदार आ पहुंचे, उसकी बड़ी ननद और सास। दरवाजे पर आते ही उन्होंने कहा, सुभानी, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? और वह लड़का कौन है जो यहाँ रहता है? मैंने सुना है तुम उसके साथ गुलझर्रे उड़ा रही हो। अरविंद वहीं था। उसने कहा, आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किराए पर रहता हूँ और सुभानी जी बहुत अच्छी है, उस पर कीचड़ मत उछालिए। लेकिन किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा, क्योंकि जब समाज फैसला करता है तो सच्चाई से ज्यादा चर्चा मायने रखती है। रात को बच्चे सो चुके थे। सुभानी अरविंद के कमरे में आई और धीरे से बोली, शायद अब तुम्हें जाना चाहिए अरविंद। अरविंद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हजार बातें थी, पर लबों पर सिर्फ एक शब्द, ठीक है। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। सन्नाटा पूरे घर पर भारी था। अगले दिन सुबह अरविंद ने अपना छोटा सा बैग उठाया। सुभानी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मजबूरी की एक परत। आप बुरा मत मानना अरविंद, मैं बस बच्चों की वजह से, मैं समझता हूँ। अरविंद ने कहा, कभी कभी सही काम भी दर्द देता है। उसने आखिरी बार घर की तरफ देखा, फिर धीरे से चला गया। दिन बीतते गए। घर में अब हंसी कम और खामोशी ज्यादा थी। एक दिन सुबह मंदिर की घंटियां हल्की हवा में गूंज रही थी। सुभानी अपने बच्चों की खुशियों के लिए मन्नत मांगने आई थी। उसकी आंखों में थकान भी थी और उम्मीद भी। सुभानी पूजा करने के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी मोहल्ले की एक औरत ने उसे रोक लिया। चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार, वही कटु मुस्कान। औरत ने ताना मारा, अरे सुभानी, वो तुम्हारा आशिक कहाँ गया जो रात दिन तुम्हारे घर में पड़ा रहता था? सुभानी रुक गई। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो बस इतना ही कह पाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ किराएदार था।
इतने में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता अरविंद उन दोनों के बिल्कुल पास से गुजर रहा था। उसे औरत की बात साफ सुनाई दे गई। औरत ने बात को और जहर से भरते हुए कहा, झूठ मत बोलो। तुम दोनों रात को जो रास लीला करते थे, मोहल्ला सब जानता है। और जब उसकी प्यास बुझ गई, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने ऐसा कहते हुए तिरस्कार से हंसकर सिर झटक दिया और चली गई। मंदिर की घंटियों की आवाज भी जैसे दूर चली गई, लेकिन उसके शब्द सुभानी के दिल में गहरे उतर गए। सुभानी की आंखों में आंसू भर आए। बरसों से वह अपमान सहते सहते थक गई थी। अरविंद धीरे से उसके पास आया। सुभानी जी, आप रोइए मत। हम जानते हैं कि हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। लोग तो बस भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दीजिए। सुभानी ने आंसू पोंछे, पर उसका चेहरा दृढ़ था। वह बेहद धीमी आवाज में बोली, अरविंद, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अरविंद चौंक गया। जी। थोड़ा रुककर हिम्मत जुटाकर सुभानी बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुभानी जी, अभी से मोहल्ले वाले यह सब बोल रहे हैं। और शादी के बाद तो सुभानी की आवाज टूटी हुई लेकिन मजबूती से भरी थी। अरविंद जी, लोग तो पहले भी मुझे बदनाम कर चुके हैं। अब कम से कम बदनामी का नाम शादी तो होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम ही वह इंसान हो जिसने मेरी इज्जत टूटते हुए भी मुझे संभाला। अरविंद कुछ क्षण चुप रहा। उसने सुभानी की आंखों में वही दर्द देखा जो सालों से दुनिया ने दिया था, और पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए एक उम्मीद भी। धीरे से उसने कहा, अगर आप चाहती हैं तो हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में जहाँ अभी कुछ देर पहले अपमान की आवाजें गूंजी थी, वहीं मंदिर के आंगन में पीले फूलों की बारिश के बीच सिंदूर की एक लकीर उनके बीच जिंदगी भर का वादा बनकर उतर गई। कुछ महीनों बाद सुहानी और अरविंद शहर की भीड़ से दूर एक छोटे शांत घर में रहने लगे। बच्चों की हंसी अब फिर से उस घर में गूंजने लगी थी। सब कुछ किसी नई शुरुआत जैसा लगता था। एक शाम सुभानी बालकनी में खड़ी ढलते सूरज को देख रही थी। अरविंद चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हुआ। सुभानी ने कहा, शायद खुशियां इतनी कठिन नहीं थी, बस हमें उन्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं थी। अरविंद मुस्कुराया, और कभी कभी खुशियां इंसान नहीं, किसी इंसान की इज्जत बचाने का फैसला बन जाती हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आखिरकार दोनों में समाज से लड़कर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ही। दोस्तों, इस कहानी का सच यही है। एक विधवा औरत के लिए समाज हमेशा तलवार की धार पर चलता रास्ता बनाता है, पर जो कदम हिम्मत से उठाए जाएं, उन्हें दुनिया की कोई भी आवाज रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काल्पनिक कहानियाँ 1.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत को समझिए और सदा अपनों के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।